हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम मज़े में जा रही होगी। मज़े में जा रही है कि नहीं जा रही है, बताइएगा ज़रा। मज़े में जा ही रही होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। ये पीईटी का प्रैक्टिस सेट 2 है और आई होप आपकी पढ़ाई सबकी मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति है, सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो क्या है। तो सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त जो देवता की कृति है वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा है कहाँ पर? कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। लोथल में क्या है? लोथल में बंदरगाह है। सबको पता है लोथल में क्या है? बंदरगाह है। तो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सींग युक्त देवता की कृति है, उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो राजस्थान से, कालीबंगा से प्राप्त। हम्म तो हमने पढ़ा, ये तो पढ़ लिया कि ये कहाँ से प्राप्त हुई है। ये वाली जो सिंह युक्त देवताओं की है वो राजस्थान से प्राप्त हुई है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। सबको समझ में आ गया होगा ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है, यानी इसको हम और क्या कहते हैं? इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके 3 नाम हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके नाम है। और कोई कहीं कहीं पर इसको जो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कह देते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं। इसके इतने सारे नाम रखे। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं ताकि और भी क्वेश्चन जब आए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब ऐसे डिवाइड किया जाता है इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन होता है। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये जो डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं ये हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके सबसे पूछ दिया जाता है सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे साउथ में क्या है, सबसे वेस्ट में क्या है और सबसे ईस्ट में क्या है। जितने में ये सिविलाइजेशन मतलब एक्सटेंडेड है, फैली हुई है, जितने में भी उनमें से नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे साउथ में। जैसे हमारा इंडिया मैप बना हुआ होता है ना, तो इंडिया मैप में सबसे पूछ दिया जाता है नॉर्थ में स्टेट क्या है, साउथ में स्टेट पूछ दिया जाता है ना। उसी तरीके से ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें नॉर्थ में पड़ता है मंड, जो कि हमारा है जम्मू कश्मीर में। अगर आ जाए क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्थ में कौन सा जगह है, तो मंड है, जम्मू कश्मीर। और आ जाता है ईस्ट में, तो ईस्ट में है हमारा आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। मंड है नॉर्थ में, ईस्ट में है आलमगीरपुर। और धाइमाबाद जो है वो है साउथ में, धाइमाबाद। और वेस्ट में हमारा आता है सुतका गैंडोर। क्या आता है? सुतका गैंडोर। तो ध्यान रखिएगा, मंड, सुतका गैंडोर, ये लगभग सिमिलर से नाम लग रहा है। मंड, सुतका गैंडोर, धाइमाबाद व आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं पूछ दी जाए सबसे नॉर्थ में और सबसे ईस्ट में, सबसे साउथ में और वेस्ट में, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग है ब्रॉन्ज चैरियोट पाया जाता है, चैरियोट। तो ये जो धाइमाबाद हमने लिखा था ना, धाइमाबाद हमने कहाँ लिखा था? साउथ साइड में जो लिखा था, साउथ साइड में। तो यहाँ पर जो है चैरियोट, एक ब्रॉन्ज का चैरियोट, यानी कि एक जो है कांस का एक रथ पाया जाता है। चैरियोट, चैरियट यानी कांस का एक चैरियोट रथ जो है वो यहाँ पर डिस्कवर किया गया था। कहाँ पर? धाइमाबाद में। ठीक है। और जो वेरियस प्लांट्स हैं के रिमेन्स थे, प्लांट्स के जो रिमेन्स थे, डिफरेंट वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनके जो रिमेन्स थे वो हमको कहाँ से मिले थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो मिले थे बालू यानी हरियाणा से। कहाँ से? बालू यानी
हरियाणा से। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। सुक्का गैंडोर समझ में आ गया। मंड, सुक्का गैंडोर, मंड, मंड, नॉर्थ मंड, सुक्का गैंडोर, धाइमाबाद, आलमगीरपुर, धाइमाबाद, आलमगीरपुर ईस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये इतना। और हमने ये तो बता ही दिया आपको किसके नाम कई हैं, ब्रॉन्ज एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आईवीसी लिख देते हैं, और सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को जिन्होंने मतलब जो इसके एग्जोवेटर थे डीआर साइनी थे, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, और इसके जो सर्च करने वाले थे वो थे डीआर साहनी। कौन थे? डीआर साहनी। मोहनजोदारो वो इंडस रिवर के किनारे था, और जिसके आरडी बनर्जी, जिसके कौन थे? आरडी बनर्जी। मोहनजोदारो आरडी बनर्जी, और इसके थे हड़प्पा के डीआर साइनी। इसके कौन थे? डीआर साइनी। और जो इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड कहा जाता है वो 2500 BC टू 1750 BC कहा जाता है। 2500 BC टू 1750 BC कहा जाता है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम आपको दे देते हैं। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, फिर कभी आपसे डिस्कस कर लेंगे हम आगे। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द, कौन सा शब्द है? निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो जो निष्क शब्द है इसका प्रयोग किस चीज के लिए हुआ? सिक्का शब्द किसके लिए हुआ? सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए, परवर्ती काल में इसका अर्थ सिक्के के अर्थ के रूप में हुआ। तो निष्क बोलते थे किसको? सिक्के को। निष्क किसको बोलते थे? ऋग्वैदिक काल में सिक्के को बोलते थे। ठीक है, निष्क किसको बोलते थे? ऋग्वैदिक काल में सिक्के को बोलते थे। अच्छा, जो एक टाइम पीरियड था हमारा ऋग्वैदिक काल का यानी वैदिक काल का, मतलब इंडिया का जो वैदिक एज है वो स्टार्ट हुआ था 1500 BC टू 600 BC। 1500 BC टू 600 BC। अच्छा, ये BC और BCE और AD ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इफ़ यू हैव नॉट क्लियर देन आई विल डिस्कस इट। ओके, तो क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए एक लाइन बनी हुई है, और हम हर चीज़ जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जब क्राइस्ट का जन्म हुआ हम वहाँ से सारी डेट्स जो है वो लेते हैं। हमने इसको जीरो मान लिया। जीरो हमने मान नहीं लिया, मतलब स्टोरी टाइम में इसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड जो है वो डिवाइड किया गया था। तो दिस इज़ अ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये इसको हमने ज़ीरो माना। इसके आगे ये 500 है, और ये 10,000 है, और ये क्या हो गया? 1500 हो गया। अब यहाँ पर हम आए तो जस्ट 500 AB, जस्ट 1000 AB और जस्ट 1500 AB। तो ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट से इधर वाला जो एरा हो गया वो हो गया BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये वाला जो टाइम पीरियड हो गया ये हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ये वाला जो एरा हो गया ये हमारा क्या हो गया? AD बोला जाने लगा, यानी कि एनो डोमिनी। ये क्या बोला जाने लगा? एनो डोमिनी। क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि ये आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद का टाइम पीरियड का, ये बिफोर क्राइस्ट के, तो ये BC था। अब जब ये BC था तो ये उल्टा, इसमें क्या होता है जितनी डेट्स BC में कम होती जाती हैं वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे 500 से 1500 गए तो 1500 क्या हुआ? बहुत दूर हुआ बिफोर ऑफ क्राइस्ट से। देख रहे हैं ना, 1500 बिफोर हो गया बिफोर ऑफ क्राइस्ट से। तो ये BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, ये AD हो गया एनो डोमिनी। और इसको जो हम, ये क्या है? ये क्रिश्चियन टर्म में, ये क्रिश्चियन टर्म में बोल दिया जाता था BC और क्या बोलते हैं AD। बट एक सेक्युलर टर्म भी दिया गया। सेक्युलर टर्म में भी क्या कहा जाता था? ये BCE कहा जाता था, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और ये CE कहा जाता था, यानी कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। यहाँ से जब बिफोर क्राइसिस सब 500 में कोई इंसिडेंट हुआ, फिर 1000 में थी, ऊपर को बढ़ता था और ये नीचे को डाउन होता था, जो भी डेट्स होती थी वो। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका हमने अभी आपको टाइम बताया था 2500 BC टू
1500 BC। देखिए टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी बिफोर क्राइस्ट का टाइम है, दैट्स वाई। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट जब हम ये जो वैदिक एज पढ़ते हैं, तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600, 1500 BC टू 600 का टाइम हमारा क्या है, वैदिक एज का होता है। और इसको हम लोग वैदिक एज को दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक हमारा है वैदिक एज, एक हमारा जो वैदिक एज है वो अर्ली वैदिक एज है, क्या कहा जाता है, अर्ली वैदिक एज कहा जाता है। और एक लेटर वैदिक एज कहा जाता है, यानी लेटर का एक वैदिक एज है और एक क्या है, अर्ली वैदिक एज है। इसको हम जो भी जानते हैं, वी गेट टू नो अबाउट मोस्टली ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के थ्रू हम इसको जितनी भी जानकारी हमको मिलती है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा मिलती है। और ये जो हम जानते हैं वी गेट टू नो अबाउट इट फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। लेटर वैदिक एज की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो वैदिक लिटरेचर से, वैदिक लिटरेचर से हमको सोर्स जो है लेटर वैदिक एज के और अर्ली वैदिक एज के वी गेट टू नो अबाउट इट ऋग्वेदा, राइट। तो यहाँ पर ये जो वैदिक एज स्टार्ट होती है, तो इसमें कौन से लोग आकर रहते हैं, आर्यंस। कौन से लोग आकर रहते हैं, आर्यंस लोग जो हैं वो आकर रहते हैं। अभी हमने ये केवल ओवरऑल जो ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताई। निस्क किसको कहते थे, वो कहते थे सिक्के को। निस्क किसको कहते थे, सिक्के को कहते थे। ये जो हमारा गायत्री मंत्र बोला जाता था ये किससे लिया गया था, ऋग्वेद से। और इसमें 10 मंडल थे, कौन से मंडल थे, 10 मंडल थे। जिसमें तीसरे मंडल में ये मंत्र मिलता है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी, यानी कि जो डायलेक्ट था वो ब्राह्मी था। जो डायलेक्ट था वो क्या था, ब्राह्मी। डायलेक्ट था जो ऋग्वेद का वो ब्राह्मी था। और ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण लोग हुआ करते थे और उनका जो व्यवसाय होता था वो पशुपालन होता था। कृषि जो था वो इनका दूसरा व्यवसाय था, कृषि इनका दूसरा व्यवसाय व्यवसाय था, किसका, वैदिक एज में कृषि जो है दूसरा व्यवसाय था, पहला व्यवसाय पशुपालन था। आर्य का मतलब क्या होता था, श्रेष्ठ। आर्य को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था। और कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है, तो बोगस गोई करके एक है, बोगस गोई, बोगस गोई करके एक, गोई करके एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो बताती है कि क्या रहा आने की सूचना देने वाला अभिलेख। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, जिसमें एक स्थान है और कुछ स्मारक दिए गए हैं। कौशाम्बी, कुशीनगर, ओहो क्या हुआ, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। कौन कौन से दिए गए हैं जगह, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। अरे भाई जो लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाएं। इन्फॉर्मेशन सब जगह से कलेक्ट होती जा रही है, आप लोगों की सबसे ज़्यादा कलेक्ट होती जा रही होगी, बट डोंट वरी, बढ़ते जाइए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते जाइए, पता चल जाएगा आप कहाँ पर हैं। ठीक है, कौशाम्बी, सारनाथ में ये धमेक स्तूप, गोस्ताराम पट, राणा मर स्तूप और सहेत महेत। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन करेक्ट, सी। यानी कि सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है ए का सेकंड, यानी कौशाम्बी में स्मारक है गोसिताराम मठ, ए का, और बी का हो जाएगा थर्ड, कुशीनगर का हो गया रानामर, सी का हो जाएगा सारनाथ का धमेक स्तूप, श्रावस्ती का हो जाएगा फोर यानी सहेत महेत, ये स्तूप हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। यानी कि जो नहर खुदवाने का सबसे पहला काम 13th सेंचुरी में हुआ था, और वो किसके द्वारा हुआ था, कौन शासक था यहाँ पर, कौन शासक था यहाँ पर जिसके द्वारा हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। सिंचाई वाला जो नहर बनवाने वाला काम हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। किस सिख गुरु के द्वारा सिक्कों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, किस सिख गुरु के द्वारा, 10 सिख गुरु थे और उनमें से किस सिख गुरु के द्वारा सिक्कों का खालसा में रूपांतरण किया गया। तो पांचवें जो क्वेश्चन का आंसर है वो गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिक्कों का खालसे के रूप में क्या हुआ था? खालसे के रूप में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है सिक्कों का खालसे के रूप में रूपांतरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग एंड साइमन कमीशन। तो 6 ऑप्शन का करेक्ट आंसर होता है पील आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? पील आयोग। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। कौन सा संबंधित है? पील आयोग जो है वो संबंधित है। 7 में है जलिया बाग कांड हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था के विरोध में कौन वायसराय था जिसने कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 7 का आंसर है सर शंकर नायर। सर शंकर नायर जो थे, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। सर शंकर नायर नाम है उनका। 8 क्वेश्चन में आते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो जो प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह तो जो प्रथम सत्याग्रही था वो थे विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें पहला प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चूज किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद ने? 9वें क्वेश्चन का जो आंसर जाता है बी, सेकंड और 3, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो जवाहरलाल नेहरू और या सरदार पटेल ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने किया था। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, शिवालिक, अरावली या अन्नामलाई? तो जो सबसे पुरानी श्रेणी है वो तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी कही जाती है और जो सबसे नई है उसको कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या कहा जाता है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश पालनड़, क्या लिखा? मालनड़। तो इसका आंसर जो सही कौन सुमेलित नहीं है? जो आंध्र प्रदेश मालनड़ में नहीं है, कर्नाटक में मालनड़ है। कौन सा है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश हो सकते हैं लेकिन मालनड़ जो है वो कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम सह्याद्री में, ग्वालियर पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में या अमरकंटक में होता है? तो मेरे हिसाब से 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ध्यान रखिएगा ये जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है पूछा गया है। ये हमारी अगर अर्थ है तो इस अर्थ में ये वाला जब ये इक्वेटर जो हमारी आ जाती है, इक्वेटर 0 डिग्री रेखा, इसके नीचे वाला ये साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है यानी दक्षिणी गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और ये कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये क्या कहा जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये 0 रेखा हो गई और यहाँ से ये जो जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई यानी कि कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आ गई 23.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में आर्कटिक, और यहाँ ये हो गई आर्कटिक, नीचे हो गई अंटार्कटिक।
ये हमारे जोन जो है डिसाइड कर दिए जाते हैं और ये जोन जो डिसाइड होते हैं। अब बात आती है कि पूछा गया है कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, चिहू आह्वान मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो भाई मेरे हिसाब से तो 14 का ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल जो है वो मिलता है। अफ्रीका कंटिनेंट में आपको कालाहारी मरुस्थल मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन में। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? काला सागर मृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर लाल सागर के बीच, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जल संधि पाई जाती है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? राष्ट्रीय आय, खाद्यान्न, जनसंख्या या प्रति व्यक्ति आय? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से होता है। ठीक है, केवल हिंदू लगाकर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं, ओके चलो, ओके नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन जो हमारा है, अरे भाई ये आ जाता है हमारा 17 क्वेश्चन। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो जो निर्धनता के स्तर का आकलन है वो किया जाता है 17 का सी, परिवार का जो उपभोग व्यय होता है उसके आधार पर। ठीक है, पर भारत में निर्धनता का जो स्तर नापा जाता है वो जितना आप कंज्यूम कर रहे हो और डिमांड और सप्लाई जो भी फैमिली की, उसके आधार पर आपका पॉवर्टी का जो लेवल है वो मेजरमेंट किया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पर? तो भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? 19 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। हजीरा उर्वरक कारखाना गुजरात में स्थित है, जो कि नेचुरल गैस पर से रिलेटेड है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई। 20 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो रेगुलेट करता है सेबी, यानी पूंजी मार्केट जो होती है उसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी। ठीक है, भारत में संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृत्ति का उल्लेख है, संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें जो है भारत के संविधान के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो जो विश्वास प्रस्ताव है भारत में मंत्रिपरिषद रख, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो जो विश्वास प्रस्ताव है वो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। जो विश्वास प्रस्ताव है वो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मतलब आंध्र प्रदेश सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। राज्यसभा में स्थान, राज्य और राज्यसभा में स्थान। आंध्र प्रदेश 11, महाराष्ट्र 19, कर्नाटक 12, पश्चिम बंगाल 16। तो जो जैसे एज इट इज दिए हुए हैं 23 का ए ऑप्शन, 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में स्थान आंध्र प्रदेश में 11वां, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल में 16। 1993 नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश।
आर्टिकल के तहत जारी किया गया था। आर्टिकल 123 के तहत जो है 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था 123 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। 25 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? तो रक्त दाब नापने का जो यंत्र है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये नापता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को कौन नापता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 27 क्वेश्चन, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रचारित होता है? तंतु प्रकाश की संचार में जो संकेत है किस रूप में प्रकाशित होता है, प्रवाहित होता है? 27 का ये प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? 29 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। प्रोटोजोआ द्वारा जो आधारित होता है वो होता है मलेरिया। प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग आधारित होता है वो कौन सा रोग है? मलेरिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती हैं वो बनती हैं कहाँ से? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, आईएनएस सूरत या आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? आईएनएस सूरत तथा आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सूरत तथा आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? मुंबई में। मुंबई के महाराष्ट्र में इन दोनों युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। किसको? आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को। निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए? किस विश्वविद्यालय ने ऐसा किया कि चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं? तो 32 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। निम्न में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? 33 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत विदेशी प्रेषण के मामले में भारत मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया? विश्व बैंक जो है विदेशी प्रेषण के मामले में भारत मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए और बी दोनों, मधुमक्खी दिवस और मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में 20 मई को मधुमक्खी दिवस और मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई अधिगम योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की? हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। ई अधिगम योजना किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की। निम्न में से किसने ही हाल में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? किसने किया है? नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। किसने? नीति आयोग ने। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो दृष्टिबाधित उनके लिए रेडियो अच्छ। कौन सा चैनल है? रेडियो अच्छ जो है उनका पहला चैनल है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का जो पहला रेडियो चैनल है वो कौन सा है? रेडियो अच्छ। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है भारत का वो भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। आई होप इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे और ये प्रैक्टिस आपकी सही जा रही होगी और ये भी पता चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं।
कितने पानी में है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आ रहे हैं, ये भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हियर योर सेल्फ, हियर योर सेल्फ नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? 39 प्रेम रावत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम रावत के द्वारा। 40 क्वेश्चन, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस ने। किसने संभाली है? फ्रांस ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, फ्रांस ने। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती की बढ़ावा देने हेतु जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड ने की थी। ठीक है। सर्बिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो जो सर्बिया देश की राजधानी है वो है बेलग्रेड। सर्बिया देश की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। ठीक है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? मलयालम। 43 का सॉरी, त्रिपुरा की राजधानी है बांग्ला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? बांग्ला। कोक बरोक भाषा है, वैसे राजभाषा पूछी है बांग्ला, वैसे भाषा कोक बरोक त्रिपुरा की। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो जापानी कला जो इकेबाना है वो फूलों के सजावट से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को जो रखा गया है 46 में बजट को रखा गया है समवर्ती सूची में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली प्रथम भारतीय थी रीना कौशल धर्मशक्ति थी, धर्मशक्तु। निम्नलिखित में से कौन से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो मेरे हिसाब से इसमें जो नहीं लगती है वो है मेघालय की जो सीमा है भूटान के साथ नहीं लगती है। और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है भोजपुरी। जो शामिल नहीं है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन जो है वो उत्तर प्रदेश की आबादी थी। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस more 50 questions. Okay, so be careful, read it, keep practicing, keep practicing, keep practicing. Okay, and subscribe my channel. Thank you so much guys.